हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो चलिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और देखेंगे कि इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। बिल्कुल बेटा, इसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जान डाल दी थी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स को समझ पाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के अंदर 12th क्लास के अंदर हम लोग दो थ्योरी बेसिकली पढ़ते हैं बॉन्डिंग के अंदर। कौन कौन सी? वीबीटी एंड देन सीएफटी। वैसे मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी और भी है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। कौन सी? वो है एलएफटी। बट एलएफटी अपन के सिलेबस में नहीं है गाइस। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। इस एलएफटी का मतलब है लिगेंड फील्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा एक्यूरेट बात तो इसी ने बताई थी। बट हाँ, सीएफटी भी कहीं कहीं तक हमें कॉम्प्लेक्स को समझने में मदद दे गई। बट वीबीटी तो बेटा बिल्कुल ही बेकार थ्योरी थी। वीबीटी तो बिल्कुल ही बेकार थ्योरी थी। इससे तो अपन को समझ ही नहीं आया कि कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड और जो मेटल है बेटा, उसके बीच में बॉन्ड कैसे बना। जब तक बेटा बॉन्ड ही नहीं पता चलेगा कि कैसे बना, तो उसकी प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन बेटा होगी नहीं। उसकी प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीएफटी। तो सबसे पहले जानते हैं सीएफटी में। देखो बेटा, मैं स्प्लिटिंग विलिटिंग नहीं बता रहा डायरेक्टली, ठीक है। बहुत सारे होते हैं जो स्प्लिटिंग डायरेक्ट बताए थे। अपन सबसे पहले जानेंगे कि सीएफटी पढ़ने का लॉजिक क्या है। क्या ऐसी वीबीटी की गलती थी जिसके कारण हम लोगों ने सीएफटी को पढ़ा? तो चलिए देखिए, अब वीबीटी क्या बोलती है बेटा। वीबीटी के थ्रू एजम्पशन है, एक्यूरेट बात नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई अभी हमें नहीं पता कि क्या है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि वीबीटी ने क्या बोला, ठीक है। तो वीबीटी ने क्या बोला? वीबीटी के अकॉर्डिंग बोला गया कि साहब जो लीगेंड और जो मेटल है, इनके जो इंटरनल और वाइटल है उनके बीच में गुलू गुलू होगा, ठीक है। ये क्या है? ओवरलैपिंग। गुलू गुलू का मतलब ओवरलैपिंग। मतलब लिगेंड और मेटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अब लिगेंड और मेटल के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां से ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? आपको मुझे सबको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दैट मींस वीबीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड और मेटल में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बात तो मेरे बिल्कुल गले से नहीं उतर रही कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे कर लिए। भाई मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल तो इसको इलेक्ट्रॉन फेंकते से, ये ले भाई, ये ले। मेटल तो इलेक्ट्रॉन फेंकता, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे कर लिया? क्लियर? ये बात समझ नहीं आई। भाई अगर नॉन मेटल कोई होता, सपोज मैं अगर बोलता कि कार्बन है, मैं अगर बोलता कि कार्बन ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो बात मुझे समझ आती। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू। भाई कार्बन अगर शेयरिंग वाली हरकत करता तो मुझे समझ आती कि भाई ये नॉन मेटल है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। बट यार मेटल कैसे कर गया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर लिया? मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो भाई शेयरिंग की तो पॉलिसी यहां पे फिट नहीं बैठती। क्लियर? तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि वीबीटी ने जो बोला कि साहब यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो बात तो बिल्कुल गले से नहीं उतर रही। वो बात तो गाइस बिल्कुल गले से नहीं उतर रही। क्लियर? अब केमिस्ट्री वाले दुखी परेशान बिल्कुल कि यार क्या करें। भाई वीबीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला जिस कॉम्प्लेक्स को डाया मैग्नेटिक, वो निकला पैरामैग्नेटिक। वीबीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि साहब ये कलर्ड कंपाउंड है, वो निकला कलरलेस। जिसको कलरलेस बोला वो निकला कलर्ड। मतलब सब क्या था? सब हवा में था, सब हवा में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रैक्टिकल डाटा कुछ और आ रहा है और वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर अपन लगाए तो कुछ और चीज आ रही है। तो केमिस्ट्री वाले बड़े दुखी, एकदम बहुत साल तक परेशान रहे। अब उन्होंने क्या करा? वो गए फिजिक्स वालों के पास।
बेटा फिजिक्स वालों के पास। अब फिजिक्स वालों ने उन्होंने बोला कि सर हमें यहां पर कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग समझनी है, हमें इन सॉलिड की बॉन्डिंग समझनी है, कोई थ्योरी सजेस्ट करो। तो फिजिक्स वालों ने बेटा क्या बोला, फिजिक्स वालों ने ये थ्योरी दी, क्योंकि फिजिक्स वालों ने ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये फिजिक्स वालों ने बेटा बताई थी। मतलब ये जो हम लोग केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्चुअली में ये फिजिक्स वालों ने दी थी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब फिजिक्स में देखो आपको तो पता ही है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा बेटा, फिजिक्स के अंदर सॉलिड में हम लोग क्या मानते हैं, आयंस मानते हैं। क्या मानते हैं? आयंस मानते हैं। और जो दो आयंस है कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली आयनिक होता है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो प्योरली आयोनिक होता है। क्लियर? तो सीएफटी ने हमें बताया कि साहब यहां पर ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग आयंस मान के चलते हैं, और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, जिसकी वजह से ये प्योरली आयोनिक है। क्लियर? तो अब यहां पर तो मुझे बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि साहब मेटल जो है, मेटल के ऊपर चार्ज आ सकता है, मेटल के ऊपर चार्ज आ सकता है बेटा, आयनिक बॉन्ड लिगेंड और मेटल के बीच में बन सकता है। थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, अब आप लोग बोला कि सर ठीक है आपकी बात हमने मान ली, आपकी बात हमने मान ली, हमने माना कि सीएफटी जो है वो दो अपोजिट चार्ज जब पास पास में आ रही है तो उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मुझे ये बताओ सर कि जो सीएफटी है, इस हिसाब से तो सीएफटी तभी लगेगी जब मेटल और लिगेंड दोनों चार्ज होंगे, जब मेटल और लिगेंड दोनों चार्ज होंगे तभी तो सीएफटी लगेगी। नहीं, अगर यहां पे लिगेंड न्यूट्रल आ गया, अगर यहां पे लिगेंड न्यूट्रल आ गया तो सर फिर कैसे लगाएंगे? तो फिजिक्स वालों ने इसका भी जवाब दिया, फिजिक्स वालों ने बेटा इसका भी जवाब दिया। क्या बोला कि अगर चार्ज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर चार्ज है तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हां अगर लिगेंड न्यूट्रल आ जाए, जैसे लिगेंड न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, NH3, ठीक है, और कौन से होते हैं, वाटर, और कौन से होते हैं बताओ, इथाइल डाइअमाइन। क्लियर? EN से लिखते हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर लिगेंड न्यूट्रल आ जाए तो लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड को क्या मान लो, न्यूट्रल लिगेंड को क्या मान लो, फिजिक्स वालों ने बोला डाइपोल तो आपने पढ़ाई होगा, डाइपोल तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो न्यूट्रल लिगेंड को क्या मानना है बेटा, डाइपोल मान लो, डाइपोल मान लो। तो फिर कैसे हुआ कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड डाइपोल है, डाइपोल का मतलब जिसके पास दो पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। क्लियर है? जिसके पास दो पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो यहां पर कौन सी इंटरेक्शन लग रही है, यहां पर लगेगी आयन डाइपोल। क्या लगेगी यहां पर? आयन डाइपोल। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग आयन डाइपोल भी बेटा प्योरली आयनिक है, प्योरली आयोनिक है। क्लियर? आयन डाइपोल लग रही है प्योरली आयनिक है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग चार्जेस को बेटा पॉइंट चार्ज मानते हैं, उनके बीच में कोई गुलू गुलू होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके बीच में कोई गुलू गुलू होने की मतलब ओवरलैपिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, पॉइंट चार्जेस है बेटा, पॉइंट चार्जेस। अब यहां पर ये आया कि यार ये जो आयन डाइपोल है, ठीक है हम लोग सारी बात तो फिजिक्स की कर रहे हैं, फिर हमने इसको केमिस्ट्री में कैसे लगाया? भाई केमिस्ट्री में आयन डाइपोल के अंदर ओवरलैपिंग हो सकती है, केमिस्ट्री में कभी कभी आयन डाइपोल के अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसको आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से पढ़ा होगा। सॉरी, जिसको आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से पढ़ा होगा। ओके, तो देखना आप, तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि फिजिक्स की आयन डाइपोल जो है और केमिस्ट्री की जो आयन डाइपोल है क्या अंतर है, सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग दोनों में अंतर क्या है बेटा। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की आयन डाइपोल, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की आयन डाइपोल, तो फिजिक्स की आयन डाइपोल प्योरली आयनिक ही मानी गई, प्योरली आयोनिक ही मानी गई।
बट अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर बात करूं, जो मैंने भी आपको बोला कि केमिस्ट्री के अंदर आयन डाइपोल में ओवरलैपिंग हो सकती है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों ने बेटा कभी HF2 माइनस का एग्जाम्पल पढ़ा हो, HF2 का, देखना जरा। देखना HF2 माइनस का ये जो एग्जाम्पल है, यहां पर क्या हो रहा है, क्या ये आयन है, क्या दिस इज आयन, और दिस इज डाइपोल। तो क्या यहां पर भी इंटरेक्शन आयन डाइपोल हो रही है, क्या यहां पर भी इंटरेक्शन बेटा आयन डाइपोल हो रही है, और साथ साथ में यहां पे ओवरलैपिंग भी हो रही है। कैसे, ये जो फ्लोरीन के जो फील्ड ऑर्बिटल है बेटा, ये हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ गुलू गुलू कर रहा है। हाइड्रोजन का कौन सा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ गुलू गुलू कर रहा है, गुलू गुलू कर रहा है। क्लियर, यहां पर हाइड्रोजन के बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, और ये ओवरलैपिंग, ये जो बॉन्ड बना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी को अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अब दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताना मुझे कि मैंने HF2 माइनस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला, मैंने HF2 माइनस में आयन डाइपोल के साथ साथ ओवरलैपिंग बोला। मुझे बताओ क्या HCl2 माइनस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या HCl2 माइनस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? अब आप बोलोगे कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, सर हमने तो पढ़ा नहीं, HCl2 माइनस में तो नहीं होगा। देखना जरा, देखना जरा बेटा, देखना जरा। HCl2 माइनस में अगर बनाता हूं तो ये भी क्या आयन है, और ये जो है ये क्या है, ये डाइपोल है। तो यहां पर इंटरेक्शन बेटा आयन डाइपोल हो रही है, बट यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज तो ऐसे है, क्लोरीन का साइज तो बेटा ऐसे है, इतना बड़ा, ठीक है, और बेचारा हाइड्रोजन ऐसे है, हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा है, क्लोरीन इतना बड़ा, हाइड्रोजन छोटा सा, तो बेटा ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही, ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही। मतलब यहां पे क्या है, यहां पर ये सिर्फ आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, जबकि HF2 माइनस में आयन डाइपोल के साथ साथ ओवरलैपिंग भी हो गई। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हम लोग पॉइंट चार्जेस मान के चलते हैं, तो कोई ओवरलैपिंग की गुंजाइश नहीं है। क्लियर, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहां तक क्या हुआ। क्लियर, चलिए, तो हमने देखा कि साफ CFT के अंदर दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फिजिक्स के अकॉर्डिंग प्योर आयनिक इंटरेक्शन, और अगर लिगेंड न्यूट्रल आ जाए तो लिगेंड को न्यूट्रल क्या मान लो, डाइपोल मान लो, और उनके बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। अब सर मुझे ये चीज बताओ कि सर CFT को केमिस्ट्री में कैसे अपनाया, मतलब आप लोग, आपने बोला कि फिजिक्स में जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसको ही हम लोग CFT में लाए। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और CFT लगभग कॉमन सी है, लगभग कॉमन सी है। सर कैसे, ये बात तो गले से नहीं उतर रही, ये बात तो गले से नहीं उतर रही सर, कि हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं कि CFT और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक जैसी है। CFT और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक जैसी है। मैं आपको बताऊंगा बेटा क्यों हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स को CFT में यूज करा, क्यों हम लोग दोनों को एक साथ यूज कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो देखना जरा, अगर अपन सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग चले तो आप सभी याद रखो, आप सभी याद करो, NaCl का फॉर्मेशन पढ़ा हम लोगों ने। क्या हम लोग सॉलिड स्टेट में बेटा NaCl का फॉर्मेशन पढ़ते हैं? अब देखना क्या है भाई, सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग NaCl के फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक सोडियम प्लस का आयन है और उसके सराउंडिंग में 6Cl माइनस आयन है बेटा। क्या है? 6Cl माइनस। क्लियर, 6Cl माइनस, 1 2 3 4 5 और एक 6। क्या 6Cl माइनस है बेटा? ये 6Cl माइनस यहां पे ऑक्टाहेड्रल टाइप बना रहे,
क्या बना रहे, ऑक्टाहेड्रल टाइप बना रहे। तो अगर मैं यूनिट सेल को भूल जाऊं, अगर मैं यूनिट सेल को भूल जाऊं बेटा, तो ये जो Cl माइनस है ये इस Na प्लस को हर तरफ से घेरे हुए है। तो ये क्या कह सकता हूं मैं इसको, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर है। वैसे ही बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल हूं CONH3 6 3+। क्लियर। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ये जो CO है, ये जो CO है कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट को हर तरफ से अमोनिया ने बेटा घेर रखा है, हर तरफ से अमोनिया ने घेर रखा है। मतलब यहां पर अगर मैं Cl माइनस को बेटा लीगेंड मान लूं, Cl माइनस को लीगेंड मान लूं और Na प्लस को मेटल मान लूं जो कि है भी, तो यहां पर सेम स्टोरी बन रही है, सेम स्टोरी बेटा बन रही है कि जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वैसे ही सॉलिड स्टेट में सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है और जो CFT है वो काफी हद तक रिजेंबलेंस शो करती है, काफी हद तक रिजेंबलेंस शो करती है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि CFT तो हम लोगों को इतना तो समझ आया है कि यार सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो CFT से काफी रिजेंबलेंस शो करती है, बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है बेटा, दोनों में फिर भी डिफरेंस है। CFT थोड़ी सी अलग है। CFT अब बेटा हम लोगों ने केमिस्ट्री में यूज करी है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो बेटा अलग करना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री वालों को भी तो क्रेडिट मिलना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाले भी तो क्रेडिट लेंगे। क्लियर। तो क्या चेंजेस आए दोनों के अंदर, ध्यान से देखना क्या चेंजेस आए दोनों के अंदर। देखो हम लोग सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब एक बात तो आप लोग के दिमाग में सेट हो गई होगी कि अगर आपको बेटा CFT ढंग से समझना है, आपको अगर CFT ढंग से समझना है तो आपको सॉलिड स्टेट में बेटा थोड़े कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। आपको अगर सॉलिड स्टेट आती है तो फिर आपको CFT भी आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको सॉलिड स्टेट आता है बेटा तो CFT समझना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है और मजा आने वाला है आपको। इतनी जबरदस्त बातें आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि आपको मजा आ जाएगा बेटा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखना तो मैं क्या यहां पे पढ़ा रहा था कि सॉलिड स्टेट के अंदर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो सॉलिड है वो कैसे बनते हैं और CFT में क्या कुछ चेंज है जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। क्लियर। तो देखो सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मानते हैं कि एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है ना, एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है। क्लियर। द्वारा बनाए थे इसको। तो एक Cl माइनस है, ये भी इन्फानाइट से आ रहा है बेटा, ये भी इन्फानाइट से आ रहा है, इन्फानाइट से पास पास आ रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और सॉलिड बन रहा है। क्लियर। ये Na प्लस जो है ये इन्फानाइट से आ रहा है, ये Cl माइनस भी इन्फानाइट से आ रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है बीच में और आयनिक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है जिससे सॉलिड बना। इसको मैं 3 डायमेंशनल मान लूं कि हर जगह से आ रहे हैं तो एक यूनिट सेल बन जाएगा। क्लियर। बट अब देखना यहाँ पे मजे की बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं बता रहा हूं, इतनी जबरदस्त बात बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर। क्या बता रहा हूं कि CFT में क्या बोला कि जो मेटल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को CFT बेटा क्या मानती है, स्टेशनरी। पॉजिटिव चार्ज को क्या मानती है, स्टेशनरी। मतलब मैं यहां पे मेटल लिख देता हूं, ये मेटल जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या मान लिया, स्टेशनरी मान लिया। मतलब ये इधर उधर हिल नहीं रहा, ये इधर उधर हिल नहीं रहा। और जो लीगेंड है बेटा, ये लीगेंड इन्फानाइट से आ रहे हैं, ये लीगेंड इन्फानाइट से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, इन्फानाइट से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, इन्फानाइट से आ रहे हैं। क्लियर। ये लीगेंड कहां से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहे हैं। क्लियर। तो CFT के अंदर क्या चेंज आया, आपको समझ आया क्या चेंज हुआ। भाई सॉलिड स्टेट के अंदर कैटायन अनायन दोनों इनफाइनाइट से आ रहे हैं, जबकि CFT में क्या हो रहा है बेटा,
CFT में क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मेटल है हमारा, वो हमारा स्टेशनरी है गाइस, और जो लिगेंड हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। क्लियर? तो क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ आई? चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वाया CFT। तो CFT के थ्रू कॉम्प्लेक्स अपन को फॉर्मेशन होता हो देखना है, तो अभी हमने डिस्कस करा गाइस। अब CFT हमें पता है कि CFT क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान के चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या है, प्योरली आयोनिक, जो कि क्या है, प्योरली आयोनिक। क्लियर? तो अब यहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको बीच में बिठा दो, वो स्टेशनरी है, वो फिक्स्ड है, और जो लीगेंड है, जो लीगेंड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कहां से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। इन सभी के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से आ रहा है। क्लियर? क्लियर है? तो ये हमने देखा कि CFT के थ्रू कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसे बन रहा है, CFT के थ्रू कॉम्प्लेक्स जो है ऐसे बन रहा है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि ये जो CFT के थ्रू बेटा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, CFT के थ्रू कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहां पे दो चीजें हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल को। पहली बात तो ये, दूसरी बात सिमिट्री क्या होगी वहां पे, सिमिट्री क्या होगी, किस टाइप की सिमिट्री होगी, किस टाइप की सिमिट्री होगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए दो बातें निर्भर करेगी, एक तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, और दूसरा सिमिट्री। तो ये दो बातें डिसाइड करेगी कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कि सिमिट्री कैसी है और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉम्प्लेक्स हम लोग बना के देखेंगे बेटा CFT के थ्रू। और ढंग से समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, मेरी गारंटी है बेटा। जितना मैंने पढ़ाया है ये CFT, जितना मैंने पढ़ाया है CFT, आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा आज तक कभी, है ना। आप लोग तो सीधा स्प्लिटिंग कर लेते हैं बेटा, आप लोग तो सीधा स्प्लिटिंग कर लेते हैं, रट लेते हैं बहुत सारे बच्चे, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। और मैं बता रहा हूं बेटा, आज के इस लेक्चर में आपकी दिमाग की नसें खुल जाएगी, दिमाग की बिल्कुल नसें खुल जाएगी, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं, देखना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है वाया CFT। देखना भाई, तो अब CFT क्या बोलती है कि मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है, कैसे करना है, CFT क्या बोलती है। सबसे पहले मेटल को सेंटर में बिठा लो, यूनिवर्स के सेंटर में बिठा लो बेटा, मेटल को यूनिवर्स के सेंटर में बिठा लो, और उसके चारों ओर एक यूनिट सेल बना दो, मतलब उसके चारों ओर एक क्यूब बना लो। क्लियर?
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। मैंने क्यूब बना लिया। मैंने यहां पे इस क्यूब के सेंटर पे मेटल को प्लेस कर दिया। मैंने इस क्यूब के सेंटर पे मेटल को प्लेस कर दिया बेटा। क्या बोला सीएफटी ने, क्या रूल दिए कि जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप क्या करो, सेंट्रल मेटल एटम को यूनिवर्स के बीच में बिठा दो, और जो लिगेंड है वो इन्फानाइट से उसको अप्रोच करेंगे। क्लियर। अब क्योंकि मुझे यहां पे ऑक्टाहेड्रल बनाना है बेटा, तो आप मुझे बताओ कि लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे, मतलब इस यूनिट सेल के कहां से आएंगे, एज की तरफ से आएंगे, कॉर्नर की तरफ से आएंगे, फेस की तरफ से आएंगे, कैसे आएंगे। अब यहां पे सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहां पे सॉलिड स्टेट का बेटा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सॉलिड स्टेट में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है कि क्या यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कि लिगेंड इस तरह से आए, लिगेंड इस तरह से आए कि ऑक्टाहेड्रल बन जाए। क्या बन जाए, ऑक्टाहेड्रल बन जाए। तो याद करो कैसे, याद करो बेटा। अब याद आया कि लिगेंड अगर फेस की तरफ से आ जाए, फेस सेंटर से आए, तो बनने वाली ज्योमेट्री, बनने वाली शेप जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और उस टाइम पे ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा बेटा, ये जो अपना मेटल है, ये उस ऑक्टाहेड्रल के वॉइड के अंदर होगा, ये उस ऑक्टाहेड्रल के वॉइड के अंदर होगा। ओहो मजा आ गया। ओहो इतनी इंपॉर्टेंट बात कि क्या बोला मैंने कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो हर फेस के सेंटर से आ रहा है, और जो मेटल है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। तो दैट मींस कि लिगेंड जो है वो हर डायरेक्शन से आएगा। कौन कौन सी, फेस के सेंटर से, भाई यहां से आएगा लिगेंड, यहां से आएगा लिगेंड, यहां से आएगा लिगेंड, क्लियर, यहां से आएगा लिगेंड, क्लियर है। तो ये क्या है, ये सारे फेस के सेंटर है। और दो कैसे हो गए, एक बोर्ड से बेटा आगे और एक बोर्ड से पीछे। चार तो मैंने दिखा दिए। अब अपने रूम में एज्यूम करो ना, ये कमरा एक, ये कमरा है, आप भी एक कमरे में बैठे होगे। आप ऐसे देख लो कि ये वाली वॉल का एक फेस, ये वाली वॉल का एक फेस, ये वाली वॉल का एक फेस, ये वाली एक वॉल का फेस, क्लियर, एक मेरे पीछे और एक मेरे सामने। तो अगर मैं बोर्ड हूं तो बोर्ड के एक तो आगे हो गया, एक बोर्ड के पीछे हो गया, और साइड में चार तो आपको दिख ही रहे, चार तो बेटा आपको दिख ही रहे, क्लियर है। तो अगर ये लिगेंड फेस के सेंटर से आ रहे हैं तो ये जो मेटल होगा ये बेटा किसके अंदर होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर होगा। इसका मतलब आपसे कोई भी पूछ ले कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सीएफटी में क्या मतलब है, तो सीएफटी में क्या मतलब है गाइस कि लिगेंड के थ्रू जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, लिगेंड से जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है उसके वॉइड में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल कहां होता है, तो आप क्या बताओगे, जो ऑक्टाहेड्रल लिगेंड के थ्रू बन रहा है उसी के वॉइड में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल इतनी बात क्लियर, आपको समझ आया। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे फील्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है। देखना जरा, देखना जरा, ऑक्टाहेड्रल की ही हम लोग बात कर रहे हैं। देखना जरा, ऑर्बिटल्स बना के देखेंगे, ऑर्बिटल्स बना के देखेंगे। बहुत ही ज्यादा मजे वाली बात होने वाली है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको सुन के मजा आ जाएगा बेटा, आपको सुन के मजा आ जाएगा, सारे दिमाग की नसें खुल जाएगी और इतना मजा आने वाला है। देखना, हमने क्या बोला कि सेंट्रल मेटल एटम को बॉडी सेंटर पे रख दो, सेंट्रल मेटल एटम को बॉडी सेंटर, और ये बॉडी सेंटर यहां पे क्या बन चुका है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे बॉडी सेंटर क्या मान रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वो जो लिगेंड की वजह से बन रहा है, जो लिगेंड की वजह से बन रहा है। तो देखना जरा इधर,
अब एक बात एज्यूम करके देखो कि इस मेटल से मुझे 3 एक्सिस टपानी है, तो 3 एक्सिस कितने फेस को कवर करेगी? जल्दी से मुझे सोच के बताओ, जल्दी से फटाफट फटाफट मुझे सोच के बताओ, 3 एक्सिस कितने फेस कवर करेगी रूम के? खुद सोच के देखो। दो ऐसे, दो ऐसे, और दो ऐसे, ऊपर नीचे बेटा ऐसे और ऐसे, तो 3 एक्सिस बेटा 6 फेस को कवर कर रही है। 3 एक्सिस 6 फेस को कवर कर रही है। दैट मींस अब मेटल के अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं, मेटल के अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं, देखना जरा, देखना जरा, मेटल के मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं, तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, z मैं दिखा नहीं रहा बेटा, क्योंकि z जो है वो एक स्क्रीन से बाहर होगी और एक स्क्रीन के पीछे होगी। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है मेटल के, ये कौन सा मेटल का कौन सा d ऑर्बिटल है? जल्दी से मुझे बताओ, कौन सा ये d ऑर्बिटल है मेटल का? तो ये कौन सा है बेटा? ये है dx² माइनस वाई स्क्वेयर, dx² माइनस वाई स्क्वेयर। क्लियर है? dx² माइनस वाई स्क्वेयर। और ये जो dx² माइनस वाई स्क्वेयर होता है, ये क्या होते हैं? ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल, मतलब जिनकी लोब एक्सिस पर होती है। और आपको देखने से यहां पे क्लियर दिख रहा है बेटा कि जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो क्यूब के फेस के सेंटर पे है, वो इस फेस के सेंटर पे है। मतलब हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि एक्सियल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। कि जो एक्सियल ऑर्बिटल हो गए बेटा वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो गए। एक्सियल ऑर्बिटल कहां होते हैं? फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात? अब बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, अब बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। मुझे जरा सोच के बताइए कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहां पे प्रेजेंट होंगे? मुझे जरा सोच के बताओ बेटा कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहां पे प्रेजेंट होंगे? जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चीजें बिल्कुल क्लियर है, चीजें बिल्कुल एकदम चीनी की तरह बेटा क्लियर है, चीनी की तरह क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग बताओ जरा। अब खुद सोच के देखो कि ऐसे मेरे दो ऑर्बिटल है एक्सिस में, अगर मैं ऐसे घूम जाऊं बेटा, ऐसे पूरा रूम में घूम जाऊं, ऐसे पूरा रूम में घूम जाऊं, इमेजिन करो कि जो ऑर्बिटल है वो मेरे दीवार के, वो इस दीवार के जो फेस है उसके बीच में से चीरता हुआ जा रहा है, उसके बीच में से ऐसे चीरता हुआ जा रहा है। देखो, चीरता हुआ जा रहा है। अब जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो एक्सियल से बेटा 45 डिग्री पे होते हैं। वो एक्सियल से क्या होते हैं? 45 डिग्री पे। ना 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 ना, कॉर्नर ना बोल देना, कॉर्नर बेटा नहीं बोल देना। कॉर्नर बोल के तो पाप कर लोगे, कॉर्नर बोल के तो पाप कर लोगे बेटा। कॉर्नर नहीं है, किससे? फेस से आपको 45 डिग्री घुमाना है, फेस से आपको 45 डिग्री घुमाना है। और जब फेस से 45 डिग्री घुमाओगे तो एज आएगा। क्या आएगा? एज सेंटर आएगा। तो मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो आपके किस में हो गए? एज सेंटर पे। क्लियर? तो मैं यहां पे बना भी देता हूं, ग्रीन कलर यूज करेंगे, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। मैं देखो यहां पे ये जो ग्रीन वाले है, ये जो ग्रीन वाले है बेटा, ये क्या है? हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल अभी हमने देखे कहां पर प्रेजेंट है? एज सेंटर पर। कहां पे प्रेजेंट है? एज सेंटर पर। क्लियर है? कहां पर प्रेजेंट है? एज सेंटर पर। क्या इतनी बात क्लियर है? आया मजा? हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल, इस पोजीशन से आ रहे हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल बना सके। और वो पोजीशन कौन सी थी बेटा? फेस सेंटर के अलोंग आ रहे हैं, फेस सेंटर के अलोंग आ रहे हैं। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो एज सेंटर के अलोंग होते। क्लियर? वो एज सेंटर के अलोंग होते। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। जो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड लगेगी,
क्रिस्टल फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम से क्लियर हो रहा है बेटा। क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल की फील्ड, इसको समझेंगे। चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इस ऐतिहासिक स्टोरी को, इस ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड, जिसका नाम है बेटा क्रिस्टल फील्ड। चलिए लुफ्त उठाते हैं इस मजेदार ऐतिहासिक स्टोरी का। तो चलिए अब हम लोग यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड देखना भी जरा। तो मैंने यहां पे क्या बना लिया, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम मैंने रख दिया बीच में। अच्छा बताना जरा, देखना जरा, जरा देखना, मुझे बताओ ये एक्सियल ऑर्बिटल है या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है? अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो मुझे बताओ दिस इज एक्सियल और नॉन एक्सियल? एक्सियल है बेटा। कौन सा है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्लियर है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्लियर। चलिए नॉन एक्सियल भी बनाए थे, देखना जरा। ये क्या है? ये मैंने बना दिए नॉन एक्सियल। मैं मान के चल लेता हूं दिस इज डी एक्स वाई, जो कि मेरा क्या है, नॉन एक्सियल। क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। अब मुझे पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा लिगेंड कहां से आ रहे हैं? सेंटर के फेस से, फेस के सेंटर से आ रहे हैं, फेस के सेंटर से आ रहे हैं। तभी तो उनके बीच में, तभी तो उनके बीच में बेटा क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल। तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि लिगेंड जो है वो कहां से आ रहे हैं? फेस के सेंटर से। अब देखना यहां पे बहुत ही जबरदस्त बात होने वाली है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बात होने वाली है, देखना। अब देखो लिगेंड कहां से आ रहे हैं बेटा? फेस के सेंटर से, इनफाइनाइट से आ रहे हैं, फेस के सेंटर से आ रहे हैं। इस लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस लिगेंड के ऊपर मैं मान के चल रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। अब आपको पता होगा बेटा, आपने फिजिक्स में एक बात पढ़ी होगी, फिजिक्स में बेटा आपने एक बात पढ़ी होगी, क्या? कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो उसके सराउंडिंग में उसकी फील्ड प्रेजेंट होती है। कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में बेटा उसकी फील्ड प्रेजेंट होती है, तो इसकी क्या होगी? फील्ड होगी। इसकी क्या होगी? फील्ड होगी। इसकी क्या होगी? फील्ड होगी बेटा। क्लियर? क्लियर, बिल्कुल 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 बात क्लियर यहां तक। ऐसे इसकी भी क्या होगी? फील्ड होगी, फील्ड होगी। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है बेटा, ये ऑर्बिटल कैसे चार्ज होगे? क्योंकि बेटा ऑर्बिटल के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मींस कि ये जो ऑर्बिटल है ये नेगेटिव चार्ज है। ये ऑर्बिटल कैसे है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ऑर्बिटल कैसे है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो अपना सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो लिगेंड है अपना वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब मुझे बताना, अब मुझे बताना कि यहां पर ये जो लिगेंड है बेटा, ये जो अपनी फील्ड लगा रहा है, ये फील्ड की वजह से ऑर्बिटल में रिपल्शन होगी। ये फील्ड की वजह से ऑर्बिटल में रिपल्शन होगी।
भाई जैसे जैसे ये लिगेंड पास आएगा इन ऑर्बिटल में रिपल्शन होगी, इन ऑर्बिटल में बेटा रिपल्शन होगी। ये ऑर्बिटल जो है इस नेगेटिव फील्ड में रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर है बात? क्या इतनी बात क्लियर है? रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा बताओ यहां पे क्या सिर्फ रिपल्शन लग रहा है या कुछ और भी लग रहा है? अब सोच के देखो, अगर रिपल्शन डोमिनेट होती तो क्या कभी कॉम्प्लेक्स बनता? अगर रिपल्शन डोमिनेट होती तो क्या कभी कॉम्प्लेक्स बनता? बनता ही नहीं। दैट मीन्स कि यहां पे रिपल्शन तो लग रही है बट साथ साथ में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी लग रही होगी, बट साथ साथ में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी लग रही होगी, और वो अट्रैक्शन डोमिनेट होगी, वो अट्रैक्शन डोमिनेट होगी तभी तो बेटा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब वो अट्रैक्शन कहां लग रही है? सोचने वाली बात तो बेटा ये है कि अट्रैक्शन कहां लग रही है, अट्रैक्शन कहां लग रही है। देखना बेटा अट्रैक्शन कहां लग रही है, नीले कलर से दिखाऊंगा, है ना, नीले कलर से दिखाऊंगा। ये जो ऑर्बिटल है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये सॉरी हाँ ऑर्बिटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां तो बेटा रिपल्शन हो रही है, यहां तो रिपल्शन लग रही है। अट्रैक्शन कहां लगेगी? ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना बेटा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अट्रैक्शन तो यही लग रही है, अट्रैक्शन तो यही लग रही है। दिस इज अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन लग रही है, और ये जो लिगेंड और जो ऑर्बिटल है इसके बीच में क्या लग रही है? रिपल्शन लग रही है। क्लियर है? ये ऑर्बिटल रिपल्शन महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। इसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी इंटरेक्शन। दिस इज प्राइमरी इंटरेक्शन। तो प्राइमरी इंटरेक्शन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। और ये जो रिपल्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन, सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इंटरेक्शन मेरी दो टाइप की हो गई। कौन कौन सी? इंटरेक्शन मेरी दो टाइप की हो गई बेटा, एक है प्राइमरी, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। क्लियर? ये जो प्राइमरी इंटरेक्शन है बेटा ये किसके बीच में है? ये मेटल एंड लिगेंड के बीच में है, ये मेटल एंड लिगेंड के बीच में है। क्लियर? और ये जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है ये ऑर्बिटल experienced due to negative field, तो सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है वो ऑर्बिटल एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव फील्ड के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव फील्ड के अंदर आ रहा है। क्लियर है बात? अब यहां पे मजे की बात, एक खास बात, इतनी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेटा इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कौन सी बात बताने जा रहा हूं? कि ये जो प्राइमरी है ये मेजर होती है, ये जो प्राइमरी है बेटा ये मेजर होती है, और ये जो सेकेंडरी है ये माइनर होती है। ये जो प्राइमरी है ये मेजर होती है, ये जो सेकेंडरी है बेटा ये माइनर होती है। दैट मीन्स कि ये जो प्राइमरी मेजर है इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आप पीछे देखें तो मैंने दिखाया कि यहां पर ये जो इंटरेक्शन है, ये जो प्राइमरी इंटरेक्शन है जिसमें अट्रैक्शन हो रही है मेटल और लिगेंड के बीच में, ये मेजर है। तभी क्या हो रहा है? तभी पास पास आ रहे हैं मेटल और लिगेंड और उनके बीच में, और वहां पे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट बात। देखना जरा ध्यान से, मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ फील्ड की। अभी हमने पढ़ा
अभी हमने पढ़ा कि फील्ड क्या है, अभी हमने पढ़ा कि फील्ड क्या है। फील्ड हमने क्या बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ उसकी फील्ड होती है। फील्ड क्या होता है, वो ऐसा एरिया सराउंडिंग का, वो ऐसा एरिया कि उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, उसमें यदि कोई बेटा दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके अंदर हरकतें स्टार्ट होने हो जाती है, हरकतें स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव पावर आ गई, तो आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो सुना होगा ना बेटा, है ना। वहां पे जाते जैसी उसकी, जैसी मेहंदीपुर बालाजी की वो जो एक गाना उसकी मतलब आरती चलती है उनकी, तो बंदे के अंदर हरकतें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके अंदर हरकतें स्टार्ट होनी हो जाती है ना, हरकतें स्टार्ट होने लग जाती है। चलिए अब फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, फील्ड की बात कर रहा हूं, देखना जरा कौन कौन सी फील्ड है। ये मैंने सेंटर मेटल एटम बनाया, लिगेंड इस बार मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं। क्लियर, क्लियर, देखना जरा। इस सेंटर मेटल एटम के मैं ऑर्बिटल्स बना लूं। ये मैंने कौन से बनाए बेटा, अगर इसको y एक्सिस मान लूं, इसको x एक्सिस मान लूं, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है, ये मेरे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है। क्लियर है, ये मेरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है। क्या इतनी बात क्लियर है? जरा देखना, ये कौन सा है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ यार, मजा नहीं आ रहा, फटाफट बताओ। ये कौन सा है, ये बेटा डी एक्स वाई मान लिया, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। अच्छा मुझे बात बताना, अब मुझे बात बताना, देखना जरा, लिगेंड आ रहा है इनफाइनाइट से बेटा, लिगेंड कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से, लिगेंड कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से। क्या लिगेंड एक चार्ज पार्टिकल है, क्या लिगेंड एक चार्ज पार्टिकल है? और मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होती है, फील्ड होती है, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ फील्ड होती है। तो ये अपनी फील्ड लगा रहा है, ऐसे 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 फील्ड लगा रहा है। क्लियर? अच्छा मुझे बताना, जब ये दूर होगा, जब ये इनफाइनाइट पे होगा बेटा, जब फील्ड बहुत दूर से लग रही होगी, तो क्या जितनी फील्ड एक्सियल ऑर्बिटल एक्सपीरियंस कर रहा होगा बेटा, उतनी फील्ड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी तो फील्ड महसूस कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा। भाई ऐसा सोच के देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, या ड्राइव भी नहीं कर रहे, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, आपके बहुत दूर से बस आ रही है, आपके बहुत बहुत दूर से बेटा बस आ रही है, तो आपको क्या लगेगा, वो बस मेरी तरफ आ रही है, वो बस मेरी तरफ आ रही है, जबकि चाहे वो बस बेटा दूसरी लेन में आ रही हो, बट आपको तो ऐसा ही लगेगा कि बस मेरी तरफ आ रही है। या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ऊपर खड़ा हूं छत पे, मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर सूरज है, मैंने अपने दोस्त से फोन करा जो चंडीगढ़ में रहता था, मैंने पूछा बता अभी सूरज कहाँ है, वो कहेगा मेरे सिर के ऊपर है। फिर मैंने एक अपने और दोस्त को फोन करा जो बैंगलोर में रहता था, मैंने उससे पूछा सूरज कहाँ है, वो कहेगा मेरे सिर के ऊपर है। दैट मीन्स कि सूरज तो बेटा एक ही है ना, ऐसा थोड़ी है बैंगलोर में अलग सूरज है, चंडीगढ़ में बेटा अलग सूरज है, दिल्ली में अलग सूरज है, सूरज तो एक ही है। बट सूरज इतनी दूर है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है वो हमारे सिर के ऊपर है। दैट मीन्स मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं कि जब फील्ड दूर से लग रही है तो उस टाइम पे फील्ड जो है वो स्पेरिकल होती है। कैसी होती है? स्पेरिकल होती है। दैट मीन जब ये इनफाइनाइट पे है बेटा, तो इस फील्ड की शेप कैसी होगी? स्पेरिकल फील्ड। और स्पेरिकल फील्ड में बेटा, स्पेरिकल फील्ड में हर किसी को इक्वल एक्सपीरियंस होता है। स्पेरिकल फील्ड में हर किसी को इक्वल एक्सपीरियंस होता है, मतलब जितना रिपल्शन बेटा एक्सियल ऑर्बिटल को हो रहा होगा, उतना ही रिपल्शन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को भी हो रहा होगा। समझ आया बात?
जितना रिपल्शन एक्सियल ऑर्बिटल को हुआ ना बेटा, उतना रिपल्शन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अभी फील्ड बहुत दूर से है, वो स्पेरिकल शेप की है। जैसे 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 लिगेंड पास आएगा, इनफाइनाइट से आगे आएगा, इनफाइनाइट से आगे आएगा। अब जो फील्ड है बेटा, अब जो फील्ड है वो कैसी हो जाएगी? वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड है ये फेस के सेंटर से आ रहे हैं, और जब सारे लिगेंड फेस के सेंटर से आएंगे तो क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्लियर है? तो इस जब ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा तो बेशक यहां पे बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल इस लिगेंड के रास्ते में डायरेक्ट आ रहा होगा, जो ऑर्बिटल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी, और जो ऑर्बिटल फेस के सेंटर से दूर होगा उसके अंदर रिपल्शन कम होगी। और आपको तो पता ही है बेटा कि यदि रिपल्शन इंक्रीज करती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। रिपल्शन इंक्रीज करेगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन इंक्रीज करेगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है बात? तो क्या यहां तक बात समझ आई? कौन कौन सी फील्ड है? दो टाइप की फील्ड पड़ी। एक कौन सी? जो दूर से है वो स्पेरिकल है, और जो पास में आ रही है वो ऑक्टाहेड्रल है। जब स्पेरिकल फील्ड है तो दोनों को, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स को, सारे तरह के ऑर्बिटल्स को इक्वल एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो नॉन एक्सियल हो। बट जब जैसे जैसे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के बेटा पास आता जा रहा है ना, अब जो फील्ड है वो ऑक्टाहेड्रल हो गई है, जिससे कंफर्म ये बोला जा रहा है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है जो कि एज के सेंटर पे प्रेजेंट है वो कम रिपल्शन फील कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि जो हमारी फील्ड है, देखना जरा, बहुत ज्यादा बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा बढ़िया बात, बहुत ज्यादा बढ़िया बात। ध्यान देना बोर्ड पे, ध्यान दो बेटा बोर्ड पे। क्या बात बताने जा रहा हूं कि ये जो फील्ड है ये दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक है स्पेरिकल और एक है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अच्छा, ये स्पेरिकल में क्या हो रहा था? सबको इक्वल रिपल्शन फील हो रही थी, सबको इक्वल रिपल्शन फील हो रही थी। दैट मींस कि ये जो स्पेरिकल है बेटा ये सिर्फ एक्साइटेशन करवा रहा है। ओहो, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही तो बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्पेरिकल फील्ड है ये एक्साइटेशन करवा रहा है। इसमें कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं आ रहा, एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, एक्साइटेशन करवा रहा है। मतलब अगर मैं बनाऊं यहां पर, देखना जरा, अगर मैं यहां पर बनाऊं कि मान लो ये मेरे 5d ऑर्बिटल है, ये मेरे 5d ऑर्बिटल है, जब स्पेरिकल फील्ड है तो बेटा एक्साइट होके इन सभी की एनर्जी इक्वली बढ़ गई, इन सभी की एनर्जी इक्वली बढ़ गई, कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई, इन सभी की एनर्जी इक्वली बढ़ गई। तो यहां पे सिर्फ एक्साइटेशन हो रहा है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना बेटा, ये जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है यही वो फैक्टर है जो स्प्लिटिंग करवा रहा है। यही तो वो फैक्टर है बेटा जो क्या करवा रहा है? स्प्लिटिंग करवा रहा है। क्योंकि यहीं पे जाके तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनको रिपल्शन ज्यादा फील होगी, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनको रिपल्शन कम फील होगी। क्लियर? तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखना जरा, देखना कैसे शो करेंगे। हमने बोला कि ये स्टार्टिंग में डी के ऑर्बिटल है, क्या इनको मैं डीजनरेट ऑर्बिटल बोल सकता हूं? अब आप में से पूछा सर डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? बेटा ऐसे ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के होते,
ऐसे ऑर्बिटल जिन सभी की एनर्जी एक जैसी होती है उनको क्या बोला, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अच्छा जरा देखना, जब स्टार्टिंग में स्पेरिकल फील्ड थी, जब लिगेंड इनफाइनाइट पे था, जब लिगेंड इनफाइनाइट पे था, उस टाइम पे जो फील्ड लग रही थी वो स्पेरिकल थी, जिसके कारण एनर्जी तो बढ़ी, एनर्जी तो बढ़ी, बट बेटा सबकी इक्वली बढ़ी, सबकी इक्वली बढ़ी। और ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोला, एक्साइटेशन। स्प्लिटिंग नहीं है, एक्साइटेशन है। क्लियर है बात? आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में ऐसे बना होता है, बट आज तक कभी जाना नहीं होगा कि ये क्या है। आप लोगों को तो क्या पढ़ाया जाता है कि बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल है, स्टार्टिंग में लिगेंड पास पास आया, रिपल्शन हुई, एनर्जी बढ़ी, फिर वापिस से ये डीजेनरेट है। दिमाग में तो बेटा सवाल आया ना कि डीजेनरेट वापिस से कैसे हो गए। एक्चुअली में यहां पे बेटा स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही, यहां पे एक्साइटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ स्पेरिकल फील्ड। यहां पे लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्लियर? तो अभी भी ये क्या रहेंगे, डीजेनरेट। क्यों भाई, सभी ने इक्वल, सभी में इक्वल रिपल्शन हुई, सभी में बेटा इक्वल रिपल्शन हुई, तो अभी भी तो रहेंगे डीजेनरेट क्योंकि सभी सेम एनर्जी के। क्लियर? अब क्या होगा, अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। अब यहां पे कुछ ऑर्बिटल बेटा, कुछ ऑर्बिटल ऊपर चले गए, मतलब कुछ ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी गेन करके, जिनमें ज्यादा रिपल्शन हुई उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, जिनमें कम रिपल्शन हुई उनकी एनर्जी कम हो गई। और ये जो बीच वाला, ये जो बीच वाली आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द एवरेज एनर्जी लाइन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन में क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर क्या है, ये वो एवरेज एनर्जी लाइन है जिसके बेसिस पे हम लोग बता रहे कि स्प्लिटिंग हुई। आपको दिख रही है कि कुछ ऑर्बिटल इस बैरी एनर्जी, इस बैरी सेंटर से ऊपर चल गए, मतलब इनकी एनर्जी इस लेवल से ज्यादा है, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे जो इस बैरी सेंटर से नीचे आ गए, इनकी एनर्जी कम है। क्लियर? ये जो ऑर्बिटल है बेटा, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दो मेरे को, मैं थोड़ा सा यहां पे गलत बना गया। हमने क्या देखा था पीछे कि जो एक्सियल ऑर्बिटल है बेटा वो रिपल्शन ज्यादा शो करेंगे, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो रिपल्शन कम फील करेंगे। तो ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है ये कौन कौन से है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। इनको हमने, इन दोनों ऑर्बिटल के एक सेट को हमने नाम दे दिया क्या, ईजी। क्या नाम दे दिया, ईजी। ईजी का मतलब है इक्वली डीजनरेट। क्या मतलब है, इक्वली डीजनरेट। क्लियर? और ये जो तीन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, कौन कौन से, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इनको हमने नाम क्या दे दिया, इनके सेट को नाम क्या दे दिया, टी टू जी। टी टू जी का मतलब है ट्रिपली डीजनरेट। क्या मतलब है, ट्रिपली डीजनरेट। क्या मीनिंग है गाइस, ट्रिपली डीजनरेट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। और ये जो गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है इस वाले ऑर्बिटल से लेके इस वाले ऑर्बिटल तक, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओ। दिस डेल्टा ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। किसके अंदर, फील्ड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहां पे एक मजे की बात और बताता हूं, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस करा है या नहीं करा, आप लोगों ने कभी नोटिस करा है नहीं करा, एक मजे की बात और बताता हूं। यहां पर हमने एक्सियल ऑर्बिटल के सेट को नाम दिया ईजी, यहां पे हमने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के सेट को नाम दिया T2G। बट अगर आपने बेटा टेट्राहेड्रल फील्ड में जब पढ़ा होगा, जब आपने टेट्राहेड्रल फील्ड पढ़ा होगा, तो वहां पे E और T2 लिखते हैं, E और T2 लिखते हैं। किस में लिखते हैं, जब हम लोग टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि सर यहां पे ये G का मतलब क्या है, क्या ये जी इज्जत देने के लिए बोला,
क्या ये जी इज्जत देने के लिए बोला? नहीं, इज्जत देने के लिए नहीं बोला। इज्जत नहीं दे रहे हम लोग, इन सेट्स को इज्जत नहीं दे रहे। जी इज्जत देने के लिए नहीं बोल रहे। ये जी का मतलब यहां पे है, इस जी का मतलब है जेराल्ड। क्या बोलते हैं इसको? जी को जेराल्ड। जेराल्ड माने सिमिट्री। जेराल्ड माने सिमिट्री। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बेटा 180 डिग्री पे घुमा दो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री पे घुमा दो, अगर घूमने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि वो जेराल्ड है, वो सिमिट्रिक है। क्लियर? जैसे देखना, जैसे अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल बनाऊं, आप देख लो, आप इसको 180 घुमाओ बेटा, आप इसको 180 घुमाओ, बिल्कुल ऐसे पलट दो, बिल्कुल ऐसे पलट दो बेटा, 180 हो गया। इसको मैं यहां से उठा के ऐसे पलट दूं तो 180 घूम गया। क्या घूमने के बाद भी तो बिल्कुल वैसा ही है? क्या घूमने के बाद भी तो बिल्कुल वैसा ही है? इसी को बताने के लिए हम लोगों ने यहां पे जी लिखा है। जी माने जिराल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये जी का मतलब क्या है। वो तो रट लेते हैं, वो तो सोचते हैं कि टेट्राहेड्रल में सर T2 और EC बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रल में जी लगाए थे। जी इज्जत देने के लिए नहीं है, जी यहां पे जेराल्ड बता रहे। क्लियर? और ये जो गैप है, ये जो गैप है बैरी सेंटर से, दिस इज 3/5 डेल्टा ओ एंड दिस इज 2/5 डेल्टा ओ। क्लियर है? ये डिस्टेंस कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। ये डिस्टेंस कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या यहां तक आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ आया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आखिरकार पढ़ा क्यों? हमने ये सीखा क्यों इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स से कंपेयर करा गया, क्यों हम लोग सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट लगाए, वो आपको पता चला। एक्चुअल में आज आपको पता चला होगा बेटा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग हो कैसे रही है। मजा आ गया होगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस लेक्चर को एक बार दोबारा ध्यान से देखना बैठ के बेटा, मजा आएगा आपको, आपको मजा आएगा। और इतनी मेरी गारंटी है बेटा, कॉन्सेप्ट आपके नहीं हिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपके इतने जबरदस्त बन जाएंगे कि कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए बेटा चुटकियों में निकलेगा। क्लियर? चुटकियों में निकलेगा, मेरी गारंटी है बेटा, मेरी गारंटी है, चुटकियों में निकलेगा। कॉन्सेप्ट को जिए, कॉन्सेप्ट में जिए। केमिस्ट्री बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा आप केमिस्ट्री में जियोगे ना बेटा, जितना ज्यादा आप केमिस्ट्री को पसंद करोगे ना, केमिस्ट्री आपको उतनी ज्यादा पसंद करेगी। जितना ज्यादा आप केमिस्ट्री को पसंद करोगे, केमिस्ट्री उतनी ज्यादा आपको पसंद करेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर upcoming exams. Thank you guys.